नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर को लेकर बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के एक बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, न कि शैव, शाक्य और सन्यासियों का। चंपत राय के इस बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि राम मंदिर अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिस वक्त ढांचा गिराया गया या फिर जब रामलला की मूर्ति को वहां पर विराजमान किया गया, तब किसी शंकराचार्य ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि तब की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अब जल्दबाजी करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम धर्म शास्त्रों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं और हमारे लिए धर्म और शास्त्र ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सभी शंकराचार्य ने वहां ना जाने का फैसला लिया है। कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। तो शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने। उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। नरेंद्र नगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर प्रदर्शन किया। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा और वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अंकिता के पिता ने वीआईपी के नाम का खुलासा करते हुए पौड़ी के डीएम को 6 जनवरी को पत्र भेजा था। उनका यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग नरेंद्र नगर द्वारा नरेंद्र नगर में महामहिम राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें साफ साफ है कि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अंकिता के पिता की जो चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 19 सितंबर 2022 को ये घटना हुई थी और 4 दिन तक भी जो है एफआईआर नहीं लिखी गई थी। जब हम सब लोग कांग्रेस पार्टी और आम जनमानस सड़कों पे उतरा, फिर ये मामला आगे बढ़ा। लेकिन उसके बाद रातों रात जिस तरह से बुलडोजर लेकर जो है जो साक्ष्य थे उनको मिटाने का काम धामी सरकार ने किया, और उसके बाद आज अंकिता के पिता ने साफ साफ उस पत्र में लिखा है कि उत्तराखंड में आरएसएस का जो राष्ट्रीय यहाँ पर जो संगठन महामंत्री है, जो अजय कुमार है, वो वीआईपी है। उसके बाद भी क्यों धामी सरकार चुप है, उस पर जांच क्यों नहीं करवाती है? जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग नरेंद्र नगर के द्वारा जो ज्ञापन जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित है, ये इनके द्वारा मुझे दिया गया है। इसमें लिखा है अंकिता भंडारी पिता के द्वारा पत्र में उल्लिखित हत्याकांड के शामिल वीआईपी लोगों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच के करने के संबंध में ये ज्ञापन अभी संबंधित उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संबंधित जिलाधिकारी और महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जाएगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी देवप्रयाग नरेंद्र नगर द्वारा नरेंद्र नगर में महामहिम राज्यपाल को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें साफ साफ है कि आप देखेंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से अंकिता के पिता की जो चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 19 सितंबर 2022 को ये घटना हुई थी और 4 दिन। देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव आंबेडकर महार जाति से आते थे, लेकिन अब उनकी जाति पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से विलुप्त हो गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता सुधाकर सिंह कश्यप का।
उन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले में मुकदमा दर्ज कर हमारी जाति के लोगों को ढूंढा जाए, नहीं तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। सुधाकर सिंह कश्यप ने कहा कि ब्रिटिश शासन में जातिगत जनगणना में महार जाति के लोगों की संख्या 11,95,370 थी, मगर अब ये लोग कहां चले गए, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति के विलुप्त हुए परिवारों को ढूंढा जाए, हमारे पूर्वजों को ढूंढा जाए, हमारी गुमशुदगी दर्ज की जाए और हमारे परिवार ढूंढ के बताए जाए कि वो आज़ादी के बाद क्या वो पाकिस्तान भेज दिए गए, बांग्लादेश भेज दिए गए, मार दिए गए, आखिर हमारे परिवार गए तो गए कहाँ। अगर हमारे परिवारों को, महार परिवारों को सरकार नहीं ढूंढती तो निश्चित तौर पर आंदोलन है, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हम आवाज़ अपनी उठाएंगे। हालांकि सरकार दबाने का काम करे, लेकिन धारा 19 का प्रावधान है हर व्यक्ति को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखने का, हम लोग भी उसी तरीके से रखें। बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति जिसने इस देश का संविधान बनाया हो, जिस बाबा साहब ने जिन्होंने इस देश के लिए रूपरेखा तैयार की हो, अगर आज उनकी जाति ही विलुप्त करी जा रही है तो इससे और बड़ी बात दुर्भाग्य की कोई नहीं हो सकती। हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारी जाति। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास को लेकर हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर बयानबाजी का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भू कानून और मूल निवास को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदेश में जन आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मामले में राजनीति कर रही है और सांप्रदायिकता फैलाकर लोगों का ध्यान भटका रही है। प्रदीप टम्टा ने कहा कि जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं उन्हें सरकार के इस चाल को समझना चाहिए और सरकार से मूल मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए। कि सरकार अपना दृष्टिकोण साफ करे, अपना कानून बताए कि हम ये चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके चुनाव के समय अपने हितों की स्वार्थी पूर्णता करना चाहती है। और मैं तमाम जो इस आंदोलन के जो सामान्य लोग जो यहाँ की भूमि को बचाना चाहते हैं, खेती की भूमि है, उनसे ये अनुरोध करता हूँ वो इस खतरे को अवश्य समझे। तो मूल निवास का एक सवाल है, भू कानून का एक सवाल है, लेकिन राज्य की बीजेपी की सरकार इस सवाल को भटका कर एक जो उन्माद की राती कभी धर्म के नाम पर करनी चाहती है, कभी वो पहाड़ी बनाम बाहरी व्यक्तियों को करना चाहती है। दोनों जो है अलग अलग सवाल है। जो मूल उत्तराखंड के लोग हैं यहाँ की खेती की ज़मीन को बचाना चाहते हैं, तो खेती की ज़मीन किससे बचाना चाहते हैं? जो गरीब आदमी उससे तो नहीं बचाना चाहे। जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं जो यहाँ की भूमि को खरीद करके अपने व्यवसाय के हितों को पूर्ति करना चाहते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड में अब सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है। मामले को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों ने इस पूरी मामले को लेकर के मोर्चा खोल रखा है। इसी के तहत अल्मोड़ा में उत्तराखंडी अस्मिता की रक्षा के सवाल पर कई संगठनों ने संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, सालम समिति, उत्तराखंड संसाधन पंचायत के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस ने पिछले 23 सालों में उत्तराखंड को बारी बारी लूटने का काम किया है। जिस तरह से प्रदेश के संसाधनों को पूंजीपतियों और भूमाफिया के हाथ में सौंपा गया है, उसके पीछे सरकारों का बड़ा हाथ रहा है। पहाड़ की जमीनों पर लगातार भूमाफिया और पूंजीपति का कब्जा रहा है, लेकिन सरकार भूमाफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत बहुत सारे जो संघर्षशील संगठन हैं जो ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, उन सबकी ओर से ये उत्तराखंड भू अवधारणा और भू कानून पर ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड को पिछले 23 सालों में लूटा गया है और किस तरह से बड़े भूमाफियाओं को, पूंजीपतियों को यहाँ के संसाधन दिए गए हैं। उसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है और सरकार अभी भी जो वास्तविक जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पर डांडा कांडा में आपको दिखाई पड़ेगा। जो मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया हम जो हैं आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच करेंगे लोगों की, यहाँ तो इनका पूरा रिकॉर्ड है। ये उत्तराखंड आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चारधाम यात्रा को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने बैठक का आयोजन किया। इस बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए हैं। मंदिर समिति की बोर्ड बैठक समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में यात्रा वर्ष 2024 के लिए तैयारियां, निर्माण जीर्णोद्धार कार्यों से जुड़े प्रस्ताव समेत कई फैसले लिए गए।
त्रियुगी नारायण मंदिर क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान प्रधानमंत्री ने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को विकसित करने की बात कही थी, जिसके तहत अब राज्य सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहीं बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बीकेटीसी एक स्तर से भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण और पौराणिक मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में पहले फेज का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन त्रियुगी नारायण मंदिर में अभी भी आधारभूत ढांचे में कई कमियां हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं और अन्य धार्मिक स्थलों पर पार्किंग और मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि गत दिनों जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी, उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। द्वितीय भगवानपुर में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। खानपुर वन रेंज में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। बुधवार शहीद बीट के अंतर्गत सिकरोड़ा वन ब्लॉक में अतिक्रमण हटाया गया है। हालांकि वन विभाग को अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए घटनास्थल को छावनी में तब्दील करना पड़ा और रिहायशी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। वहीं सिकरोड़ा के आसपास की जमीन को उत्तराखंड सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने के लिए नॉमिनेट किया है। जल्द ही उच्च अधिकारियों को आदेश के बाद अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। हरिद्वार वन प्रभाग के अंतर्गत खानपुर रेंज के बुधवार शहीद बीट के अंतर्गत जो है सिकरोड़ा वन ब्लॉक में कई वर्षों से अतिक्रमण चला आ रहा था। तो इस अतिक्रमण को हटाने के लिए आज हमारे माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। समस्त वन विभाग की टीम यहाँ पर हमारी मौजूद है और इसमें हमने लगभग 7 हेक्टेयर जो वन भूमि है उसको हमने जो है खाली करवा दिया है और हमारा इसमें ये प्लान है कि आने वाले समय में जो उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जो निर्देश हैं उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर वानिकी कार्य या जो भी हमारे अधिकारी हमको निर्देशित करते हैं उस तरह के कार्य हम लोग यहाँ पर करेंगे। सिकरोड़ा गांव के आसपास जो है वास्तव में काफ़ी जगह जो है इस तरह के अतिक्रमण की बातें बार बार आती है, लेकिन वो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है सर्वे ऑफ इंडिया को जो है नॉमिनेट किया गया वहाँ पर जो सर्वे करने के लिए। जब सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ पर जो है सर्वे करेगा उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। 9 नवंबर को उत्तराखंड में डकैती की बड़ी वारदात सामने आई थी। देहरादून में डकैतों ने एक ज्वेलरी शोरूम से 20 करोड़ की डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। अब इस मामले में पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। पुलिस ने मामले में 11वीं गिरफ्तारी कर ली है। देहरादून पुलिस मास्टरमाइंड शशांक को पटना से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि लूट की घटना की जब जांच की गई तो पता चला कि कई राज्यों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसके बाद सबूतों के आधार पर कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने 10 सदस्य जो सीधे घटना से जुड़े थे उनको गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इन सब का मास्टरमाइंड शशांक जो पटना जेल में बंद था और इसके बावजूद लूट की वारदात को अंजाम दे रहा था, उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है। जो ज्वेलरी शॉप में जो डकैती की घटना हुई थी, इसमें पुलिस द्वारा जब विभिन्न प्रांतों से और ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली तो सभी साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा गया और एक गैंग चिन्हित हुआ जो पता चला कि कहीं जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था और साथ ही साथ नए नए लड़कों को वारदातों के लिए भेजता था। इसमें अब तक कुल 10 लोग जो डायरेक्ट जो घटना में शामिल थे, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो षड्यंत्र में शामिल थे। कुछ लोगों द्वारा गाड़ियों को मुहैया कराया गया था, कुछ लोग द्वारा पैसे के ट्रांजैक्शन करके गैंग को मदद की गई थी। इसमें अब तक 10 लोग की जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें अब मेन जो मास्टरमाइंड जो अंदर से ऑपरेट कर रहा था शशांक नाम का, इसको पटना के बेउर रोड से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर 3 दिन की पुलिस लेकर वहां से उत्तरकाशी में पुरोला पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। तो करीब 7,45,000 की लूट के मामले में पुलिस को ये कामयाबी मिली है। विदेशी करेंसी का लालच देकर लूट का मामला सामने आया था। आरोपी की गिरफ्तारी दिल्ली के छतरपुर से की गई है। आरोपी की पहचान अमेची के रूप में हुई है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी 2021 में बिजनेस वीजा पर नाइजीरिया से भारत आया था और छतरपुर में किराए के फ्लैट पर रह रहा था। आरोपी पर नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का भी आरोप है।
बुलेटिन में बात देहरादून की भी कर लेते हैं, जहां डीएम ने जनता दरबार लगाया और इस जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। तो बड़ी संख्या में लोग इस जनता दरबार में पहुंचे थे। जनता दरबार में डीएम के सामने 120 शिकायतें आई, जिसमें ज्यादातर जमीन विवाद, बिजली, पानी और घरेलू विवाद से जुड़ी हुई थी। डीएम ने शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। में करीबन 120 शिकायतें आई हैं और उसमें अलग अलग तरह की शिकायतें, कुछ सीनियर सिटीजन्स की हैं, बिजली, पानी, आपदा, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या रास्ता किसी ने रोक लिया, उस तरह की काफ़ी शिकायतें आई थी और हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इनका निस्तारण। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।